बोनी जेठानी पर दो घमंडी देवरानी का अत्याचार। बोनी करिश्मा स्टूल पर चढ़कर बादाम उतार रही थी, तब भी उसका हाथ बादाम तक नहीं पहुंचता। इसी कोशिश में उसका जरा सा हाथ लगकर बादाम का डिब्बा गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर सास, ससुर, प्रेमा और मनोज आ जाते हैं। ओहो कमबख्त नाटी बहू, कर दिया नुकसान। बादाम के बादाम गिरा दिया और डिब्बा भी तोड़ दिया। कुछ काम नहीं होता ना तेरे से। माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझसे गलती से हो गया। माफ कर दूं? 1000 रुपए का नुकसान होने के बाद तुझे माफ कर दूं मैं? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात के लिए बहू को डांट रही हो? इतने अच्छे से काम करती है वो, अगर एक दो भूल चूक हो जाए तो पीछे क्यों पड़ जाती हो? अजी मैं पीछे नहीं पड़ रही, लेकिन नुकसान तो हो गया ना नाटी टुइया की वजह से। खीर बनाने को कही थी, बादाम ही नहीं कटे। अब यहाँ की सफाई करेंगी। बहू तुम अपनी सास की बात का बुरा मत मानना। जाओ तुम काम कर लो और तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा नागिन का सीरियल शुरू हो गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज नागमणि चुराने वाली है दूसरी नागिन। फिर सास ससुर टीवी देखने चले जाते हैं और बोनी बहू खीर बनाकर अपने सास ससुर, देवर, गौरव और साहिल, पति हिमांशु को परोसती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत गजब की खीर बनाई है, मजा आ गया। हाँ कसम से, ऐसी खीर तो मैं भाभी के हाथ की रोज खाने को तैयार हूँ। ले करिश्मा बहू, दिल खुश हो गया मेरा, ये ले नेक। अरे पापा जी, पर ये किस लिए? मैंने पहली रसोई की रस्म थोड़ी की है जो आप नेक दे रहे हैं। हाँ बहू, तेरी पहली रसोई की रस्म नहीं है, पर उस वक्त मैं तुझसे नाराज था और मैंने तुझे नेक नहीं दिया था, लेकिन आज दे रहा हूँ। रख ले आशीर्वाद समझकर, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। शुक्रिया पापा जी। अजी ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। बोनी बहू तो काम तो अच्छा करती है, लेकिन कभी कभार तुम पर गुस्सा भी आ जाता है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे अपनी बेटी समझकर कभी भी मुझे डांट दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा, तूने तो अच्छे से घर संभाल लिया, पर अब मुझे इन दोनों नालायकों की भी शादी करनी पड़ेगी। बोलो गौरव, साहिल। अब मना किया ना शादी करने से तो जिंदगी भर कुंवारा रखूंगी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, तुम्हारे लिए तो अच्छी लड़की ढूंढ ली। माँ ऐसी वैसी मत लाना, कोई अमीर घर की लाना जो दहेज वगैरह लेकर आए। हाँ माँ, साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, थोड़ा हमें भी फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पंडित जी से अमीर लड़कियों का ही रिश्ता मांगा है मैंने। सुना है दोनों बहनें हैं, आशिका और तारा। अरे वाह, नाम तो बड़े सही लग रहे हैं। गौरव और साहिल अपनी होने वाली पत्नियों के नाम सुनकर खुश तो हो गए थे, पर अभी उनके आचरण से वाकिफ होना बाकी था। प्रेमा अपने दोनों बेटों का रिश्ता उन दोनों घमंडी अमीर लड़कियों से तय कर देती है। कुछ हफ्तों में ही उन चारों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। प्रेमा दोनों बहू का जैसे ही गृह प्रवेश करती है तो दोनों हंसते हुए कहती हैं, माँ जी, ये छोटी सी बच्ची को आपने साड़ी क्यों पहना दी और सिंदूर भी लगा दिया? अरे पड़ोसन के बच्चों को उनके घर में ही छोड़ दीजिए, वरना घर घर खेलने आ जाते हैं। हाँ देखो ना, आशिका कितनी छोटी है और इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे बहू, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है। अरे ये तो तेरी जेठानी है, बस थोड़ी सी बौनी रह गई है। हाँ बहू, सम्मान करो इसका, ये तुम्हारी जेठानी है, कोई बच्ची नहीं। कहाँ से लग रही है जेठानी? दर्जा इतना बड़ा और कद छोटा। लगता है जेठानी के मम्मी पापा ने इन्हें बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया, इसलिए छोटी रह गई हैं। जेठ जी तो लंबे हैं, फिर उन्होंने इस बौनी से शादी क्यों की? अरे तारा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सच में भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, घर में कोई भी उनके कम हाइट पर गौर नहीं करता। पता नहीं कैसे पसंद आ गई आपको ये छोटी सी लड़की। बस बहू, बहुत हो गया, चलो अब सब आराम कर लो, शादी की थकावट हो गई होगी। ये सुनकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन प्रेमा दोनों बहू को देर तक ना आने पर कमरे में जाकर बुलाती है। फिर दोनों बहू खूब मेकअप करके आती हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया क्यों है? ठीक से तैयार भी होने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कहा आशिका तुमने। अरे अब और कितना तैयार होना है तुम्हें, इतनी ज्यादा तो क्रीम पाउडर लगा कर आई हो। खैर तुम दोनों की पहली रसोई है ना, जाओ कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। ओह गॉड, अब हमें ये सब भी करना पड़ेगा क्या? चल तारा। ये कहकर आशिका और तारा मुंह सड़ाकर रसोई में जाती हैं। मुझसे नहीं हो रहा ये काम। क्या हुआ देवरानी जी, आप दोनों को कोई मदद चाहिए? तुमसे हमें कोई मदद नहीं चाहिए, समझी? बौनी कहीं की। अरे आशिका, ये तो क्या बोल रही है? सुनो ना करिश्मा,
हमें खाना बनाना नहीं आता, तो तुम खाना बना दो पहली रसोई का, प्लीज बना दो। और अब टाइम भी नहीं है, जल्दी भी नहीं बना पाते हैं हम। तुम खाना थोड़ा अलग बनाना जिससे घर वालों को पता ना चले। ठीक है। इतना कहने पर जेठानी अपनी दोनों देवरानियों के लिए खाना बना देती, जिसे खाकर घर वाले दोनों देवरानी की ही तारीफ करते हैं। अरे वाह, जैसे आज बॉनी जेठानी से काम निकलवाया है ऐसे ही रोज करवाएंगे अब। हाँ आशिका। फिर दोनों घमंडी देवरानी अपनी मासूम बॉनी जेठानी को कम हाइट की वजह से परेशान करती हैं, तो कभी उसके काम को खराब कर देती हैं, और काम ना करने पर दोनों बॉनी जेठानी पर अत्याचार करते थे। घर वालों को इन सब बातों का पता नहीं था, क्योंकि देवरानी घर वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है। एक दिन, माँ जी आपको और पकौड़े चाहिए, मैं बना कर लाऊं? हाँ बहू ले आ। जी मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे तारा, कहाँ है आशिका भाभी? वो तो कपड़े धो रही हैं। अच्छा। ये कहकर आशिका रसोई में जाती है। आपने प्याज के पकौड़े बना दिए ना? हाँ बना दिए। ठीक है, तो अब आप कपड़े धोकर सुखा दीजिए, और याद रहे आपको कोई देख ना पाए। मुझे काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं है आशिका, पर तुम मुझसे काम करवाकर माँ जी से झूठ बोलती हो, ये बहुत गलत है। किसी दिन माँ जी को तुम्हारी असलियत का पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ओहो टिंगी जेठानी जी, जितना हम बोले उतना ही किया करो, 3 फुट की और जुबान 10 फुट की। ये सुनकर करिश्मा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो सुबह की थकी हुई कपड़े धोने जाती है, उन्हें जल्दी से तार पर डालती है ताकि कोई देख ना ले, और जैसे ही कमरे में लेटने जाती है तभी दोनों देवरानी फिर से उसे कोई नया काम दे देती हैं। हे भगवान, अब मुझे और कितना काम करना पड़ेगा, थक चुकी हूँ मैं भागा दौड़ी करके। बोलो अब क्या करना है? माँ जी ने हमें चक्की पर आटा पीसने के लिए कहा है और गेहूं भी साफ करने हैं, हम तो नहीं करेंगे, अब तुम ही कर दो। ठीक है। ये कहकर करिश्मा गेहूं साफ करने के बाद चक्की पर आटा पीसने लगती है। दोनों देवरानी साइड में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। जैसे ही उन्हें सास के आने की आहट मिलती है, दोनों करिश्मा को वहां से हटाकर खुद चक्की पर बैठ जाती है। ओहो, कितनी मुश्किल है चक्की चलाना, फिर भी हम दोनों मिलकर कर रहे हैं इतनी देर से। हाँ आशिका, थोड़ी देर और बस सारा आटा पिस जाएगा। जेठानी जी तो हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रही हैं, बस खड़ी हैं यहाँ पर चुपचाप। अरे माँ जी, आप? होने वाला है बस हमारा काम। बहू, कितनी एक्टिंग करोगी तुम दोनों? तुम्हारे बैठने से पहले मैंने करिश्मा बहू को ये काम करते हुए देखा है। शर्म नहीं आती तुम्हें जरा सी भी? 2 होकर उस बेचारी पर इतना अत्याचार कर रही हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहू के हाथ का खाना पहचान नहीं पाऊंगी? हमेशा तो वो अलग नहीं बना सकती ना खाना। यही बात तो मैं कब से कहना चाहता था, आज मैंने देख भी लिया। प्रेमा, शर्म करो तुम दोनों। बहू, तुम्हें मेरी बहू के मुकाबले एक भी काम नहीं आता। बहुत गलत किया तुम दोनों ने। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, पापा जी, हमारे आलस और घमंड ने हमें काम नहीं करने दिया, इसलिए हमने जेठानी जी पर दबाव बनाया। शर्म करो आशिका, तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, भाभी को बोनी कहने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों माफी मांगो भाभी से। जेठानी जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम सारा काम खुद से करेंगे और कभी घमंड नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया। इसके बाद तीनों बहू एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहती हैं, और दोनों घमंडी बहू अब करिश्मा से काम सीखकर घर में उसका हाथ भी बटाया करती थी। ये वाले कपड़े मेरे हैं और तुम्हें ये कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाती हो। पायल, आज मुझे अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है। मेरे पास कोई भी ढंग की ड्रेस कपड़े नहीं है। प्लीज मुझे अपनी ये ड्रेस दे दो ना पहनने के लिए। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? अब चली जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तभी उनके शोर शराबे को सुनकर कंचन वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों से कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है और मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है। सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और आप मुझे कुछ कभी दिलाती ही नहीं हो। मैंने पायल से कहा कि मुझे वो अपनी ये वाली ड्रेस दिखा दे, तो ये मुझे नहीं दिखा रही। काजल की ये बात सुनकर कंचन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के कपड़े पहनने की कोशिश करने की? ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, इन्हें हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी तेरा। जा, चली जा कोई बर्थडे पार्टी में, नहीं जाने वाली आज तू।
घर के काम कर पहले ही, बहुत सारे पड़े हैं घर के काम, उन्हें कर। कंचन इस तरह बेचारी काजल के ऊपर अत्याचार करती है और उसे घर के काम करने के लिए बोल देती है। बेचारी काजल अनाथ थी और उसके पिता ने उसकी माँ के मरने के बाद कंचन से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके पिता भी भगवान को प्यारे हो गए थे। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि काजल रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थी। माँ, मुझे भी टिफिन पैक करके दे दो, मुझे भी स्कूल जाना है। तू स्कूल चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? तुझे मैं स्कूल नहीं भेज सकती। घर की जिम्मेदारी तो तुझे समझनी ही होगी। अभी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? चल फटाफट मेरे साथ मेरी मदद कर। कंचन की बात सुनने के बाद काजल को ना चाहते हुए भी घर के काम करने पड़ते हैं। इसी के चलते अब कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद काजल को सिर्फ घर की नौकरानी ही समझा जाता है। वहीं अब अपनी बेटी को बड़े होने पर कंचन उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही होती है। तभी उसके घर पर एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आता है। देखो बहन, मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे सुंदर और सुशील लड़की चाहिए जो कि आपकी बेटी है, इसीलिए मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ये लो मिठाई खाओ। उर्मिला के साथ उसके दोनों बेटे आए होते हैं, जिनमें से उसका छोटा बेटा नूपुर मन ही मन काजल को पसंद करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई थी। वो घर के सारे काम अकेली कर रही थी। ये देख नूपुर को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी माँ से उस दिन के बाद से काजल से शादी करने के लिए जिद करने लगता है। बड़ी मुश्किलों के बाद उसकी माँ अपने घर की काली बहू लाने के लिए तैयार हो जाती है। जब से तू उस लड़की को पसंद करने लगा है, तूने घर में ढंग से खाना भी नहीं खाया है। देख बेटा, दुनिया जाए भाड़ में, पहले मुझे अपने बेटों की खुशी मंजूर है, इसीलिए मैं तेरा रिश्ता उस लड़की से करा दूंगी। उर्मिला कंचन से बात करती है, जिसके बाद उर्मिला कंचन की सौतेली बेटी और उसकी सगी बेटी दोनों को ही अपने घर की बहू बना लेती है। शादी के बाद काजल घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती है, तो वहीं उर्मिला अपनी गोरी बहू को पहले दिन से ही बहुत प्यार करती है। अरे वाह बहू, तू कितनी खूबसूरत और सुंदर लग रही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। उर्मिला पायल को अपने पास बिठाती है और उसकी छोटी बहू काजल उसके सामने खड़ी की खड़ी रह जाती है। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। बेटा, तू इसको कहाँ लेकर जा रहा है? आज इसका ससुराल में पहला दिन है, तो इसको बोल रसोई में जाकर हम सभी के लिए कुछ अच्छा बना कर लाए। उर्मिला के कहने पर काजल रसोई में जाती है और गर्मी में सबके लिए खाने के लिए बनाती है। सब लोग काजल के हाथों का बना हुआ खाना खाकर तारीफ तो बहुत करती हैं, लेकिन उर्मिला और पायल उसके खाने में कमी निकाल देती हैं। जी, आपको इस खीर में कुछ कमी नहीं लग रही? हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। इसको तो खाना भी बनाना नहीं आता। पता नहीं क्यों इस घर के अंदर चली आई। मुझे तो तू ही बस पसंद है। इसे छोड़, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। माँ, खाना तो बिल्कुल सही नहीं बना है, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुझे ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही रहे, तभी अच्छा होगा। उर्मिला अपने बेटे को भी चुप करा देती है। उर्मिला और पायल दोनों सास बहू मिलकर बेचारी काजल के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन काजल फिर भी उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती है। एक दिन नूपुर अपने हनीमून के लिए टिकट बुक करवाता है। मैंने ना हमारी और भैया भाभी के लिए हनीमून प्लान करा है और उसकी टिकट भी बुक कराई है। हम सब एक साथ घूमने चलेंगे। उर्मिला ये सब सुनने के बाद खुश तो बहुत होती है, लेकिन उसकी बहू पायल कहती है, इस कल्लू मैया के साथ मैं नहीं जाऊंगी घूमने। इसके साथ जाऊंगी तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हम चारों को चलना चाहिए। मेरे भाई ने कितने मन से इस प्लान को बनाया है। चलो चलते हैं घूमने। चिराग के कहने पर कोई कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद सभी लोग घूमने चले जाते हैं। पहाड़ों पर जब वो सभी घूम रहे होते हैं तो पायल के मन में एक विचार आता है, इस काली कलूटी ने मेरी जिंदगी में आग लगा रखी है। आज मैं इन पहाड़ों से इसे धक्का देकर हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। पायल अपनी सौतेली बहन के लिए गड्ढा खोदने गई थी, लेकिन खुद ही उसमें फंस जाती है। अचानक से पायल का पैर फिसलता है और वो पहाड़ों से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन काजल किसी तरह से उसे पकड़ लेती है और गिरने से बचा लेती है। ये देख उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो काजल, मैं बहुत गलत थी तुम्हारे बारे में। मैंने बहुत बुरा भला सोचा, लेकिन तुम तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर निकली। तुमने आज मेरी जान बचाई, इसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। ऐसा भूलने की जरूरत नहीं है, तो मेरी सगी से भी बढ़कर बहन है। तेरे लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं
उस दिन के बाद से सब कुछ उनके बीच में ठीक हो जाता है, लेकिन उर्मिला के मन में काजल के रंग को लेकर अभी भी खटास रहती है। लेकिन इसी बीच अचानक से उर्मिला को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। उस दिन काजल के अलावा घर पर कोई नहीं होता। काजल किसी तरह उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसके चलते जब उर्मिला को होश आता है तो डॉक्टर उससे कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी बहू आपको सही समय पर यहाँ ले आई। अगर सही समय पर आपको हॉस्पिटल नहीं लाया गया होता तो आज आप इस दुनिया में नहीं बच पाती। सामने उसकी बहू काजल खड़ी होती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, तू चाहती तो मुझे मरने देती और अपना पीछा छुड़ा लेती, लेकिन तूने मेरी जान बचाकर आज बहुत महान काम किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, उन सभी के लिए मुझे माफ कर दे बहू। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जो हुआ उसे भूल जाइए। आप सब मेरे साथ अच्छे से रहिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, हम सब खुशी खुशी रहें। उस दिन के बाद से दोनों बहनें अपने ससुराल में सगी बहनों की तरह रहने लगती हैं और उनके जीवन में अब खुशी ही खुशी होती है।